गुड मॉर्निंग। गुड। हार्ट का डायग्राम आपने कल बना लिया था और उसके बारे में लिखवाना बाकी रह गया था। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, वो तो हमने बना ही लिया। ठीक है, रफली डायग्राम बना रहा हूँ, मैंने तो हम बना ही लिया। सबसे पहले रक्त तो कहाँ आया था? बायालिन में। फिर यहां पर कपाट थे द्युबलनी, इससे कहाँ गया? बाएं निलय में। और बाएं निलय से कहाँ गया रक्त? महाधमनी में चला गया था। जब रक्त महाधमनी में जाता है तो निलय सिकुड़ जाते हैं और निलयों का सिकुड़ना कहलाता है प्रकुंचन। क्या कहलाता है? प्रकुंचन। और जब निलयों में वापस जब रक्त आता है तो उसको कहा जाता है, आवाज आ रही, तो उसको कहा जाता है अनुशीतलन। इसको तो कहते हैं सिस्टोलिक और इसको कहते हैं डायस्टोलिक। जब एक बार प्रकुंचन और एक बार अनुशीतलन की क्रिया होती है तो हमारा हृदय एक बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? एक बार। सामान्यतया एक वयस्क मनुष्य का हृदय लगभग 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कठोर मेहनत तथा शारीरिक व्यायाम के दौरान इसकी दर बढ़ जाती है, जिसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नियंत्रण का काम किसके द्वारा होता है? पेस मेकर के द्वारा होता है। और ये पेस मेकर कहां पर स्थित होता है? ये दाएं आलिंद में होता है। कहां पर होता है? दाएं आलिंद में होता है। पेस मेकर के अलावा दो हार्मोन और हैं, एक का नाम तो है एड्रीनलिन और एक का नाम है थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन भी हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, हृदय की धड़कन का नियमन करते हैं। हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एड्रीनलिन थायरोक्सिन हार्मोन भी करते हैं और साथ में कौन करता है? पेस मेकर भी करता है। हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र के द्वारा सुना जाता है। जो डॉक्टर जिस यंत्र का यूज करते हैं हार्ट फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इस सिद्धांत पर कार्य करता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। और हृदय की जांच की जाती है ईसीजी के द्वारा। और ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईसीजी से हार्ट की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? हार्ट की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज जो की थी वो की थी एंथोबान ने। किसने की थी? एंथोबान नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक होती है नाड़ी दर, जिसको हम कहते हैं पल्स रेट। नाड़ी दर जो होती है, नाड़ी दर का मापन जो होता है, या ये 75 से लगभग 80 बार प्रति मिनट हमारी पल्स रेट होती है 1 मिनट में। और इसका जो मापन किया जाता है वो किया जाता है स्फिग्मोमीटर। किसके द्वारा? स्फिग्मोमीटर। एक तो होता है स्फिग्मोमीटर, एक होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। जहां मैनो शब्द बीच में जुड़ जाए वो तो होगा रक्तदाब मापी यंत्र, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र। और मैनो यदि नहीं है तो वो होगा पल्स रेट मापी यंत्र। क्या होगा? पल्स रेट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमीटर कहलाता है। जब प्रकुंचन और अनुशीथन की क्रिया होती है तो उस समय हमारी रक्त नलिकाओं में, आर्टरी वेन्स में जो रक्त का दाब है वो पारे के स्तंभ का मतलब होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। जिस यंत्र की सहायता से ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है ना, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने बीपी तो मेजर करवाया होगा, जब बॉल को दबाते हैं तो पारे का पाठ्यांक ऊपर नीचे होता है। जब बॉल को दबाते हैं, या हम ये कह सकते हैं जब प्रकुंचन की क्रिया होती है, जब सिस्टोलिक प्रोसीजर होता है, तो उस समय उस जो पारा है उसका पाठ्यांक कितना होना चाहिए? 120 mmHg होना जरूरी है। और जब अनुशीतन की क्रिया होती है तो उस समय पारे का पाठ्यांक कितना होना जरूरी है? 80 mmHg। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, या कहा जाता है उच्च रक्तदाब। क्या कहते हैं? उच्च रक्तदाब। और यदि कम हो जाए तो उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं?
हाइपोटेंशन जिसको कहा जाता है निम्न रक्तदाब, क्या कहा जाता है? निम्न रक्तदाब कहा जाता है। तो ये कहलाता है स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तदाब। इसका मापन किससे करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारी जो पल्स रेट होती है ये यहीं से क्यों मापते हैं? क्योंकि इसका जो मापन किया जाता है वो रेडियल धमनी के द्वारा किया जाता है। कौन सी आर्टरी के द्वारा? रेडियल। और रेडियल आर्टरी कहाँ होती है? हमारे कलाई में होती है। जबकि बीपी का मेजरमेंट हमेशा इस भुजा से किया जाता है, क्योंकि बीपी का जो मापन किया जाता है वो हमेशा ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल धमनी के द्वारा किया जाता है। और ब्रैकियल धमनी कहाँ होती है? भुजा पर ही स्थित होती है। तो थोड़ा सा लिखिए, कहां तक लिखा था उस दिन आपने? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, ये लिख लिया था। आलिंदों का सिकुड़ना प्रकुंचन कहलाता है और फैलना अनुशीतलन कहलाता है। आगे लिखना इसमें अगला पॉइंट, एक प्रकुंचन तथा एक प्रकुंचन तथा एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीतलन मिलकर एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीतलन मिलकर एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीतलन मिलकर एक धड़कन का निर्माण होता है। एक धड़कन का निर्माण होता है। एक धड़कन का निर्माण होता है। को सामान्यतया एक वयस्क मनुष्य का हृदय सामान्यतया एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। कठोर मेहनत तथा, अगला पॉइंट लिखना, कठोर मेहनत तथा शारीरिक व्यायाम के दौरान कठोर मेहनत तथा शारीरिक व्यायाम के दौरान इसकी दर बढ़ जाती है। इसकी दर बढ़ जाती है। जिसे पेसमेकर जिसे पेसमेकर या गति निर्धारक, पेसमेकर का दूसरा नाम है गति निर्धारक, या इसको कहा जाता है ऐसे नोड, या ऐसे नोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसे नोड को पूरा नाम होता है इसका, हिंदी में कहते हैं इसको सिरा आलिंद घुंडी। सिरा आलिंद घुंडी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि दाएं आलिंद में स्थित होता है। जो कि दाएं आलिंद में स्थित होता है। जो कि दाएं आलिंद में स्थित होता है। नीचे लिखो, इसके अलावा एड्रीनलिन तथा इसके अलावा एड्रीनलिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन भी एड्रीनलिन तथा थायरोक्सिन हार्मोन भी
हृदय की धड़कन का नियंत्रण करते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, एक धड़कन के दौरान हमारा हृदय लगभग 70 ml तथा 1 मिनट के दौरान लगभग 5 लीटर रक्त का परिसंचरण करता है। 5 लीटर रक्त का परिसंचरण करता है। अगला पॉइंट लिखना, हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा सुना जा सकता है। हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा सुना जा सकता है, जो कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखो, हृदय का अध्ययन आगे लिखना कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट को ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आगे लिख लो, हार्ट की जांच की जाती है। खोजकर्ता लिख लेना इंथोबान। इंथोवान। नीचे लिखो, स्वस्थ वयस्क मनुष्य की औसत नाड़ी दर पल्स रेट 75 से 80 बार प्रति मिनट। 75 से 80 बार प्रति मिनट। इसका मापन स्फिग्नोमीटर यंत्र
तथा रेडियल धमनी द्वारा किया जाता है। रेडियल धमनी द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का औसत रक्तदाब, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का औसत रक्तदाब, आगे लिख लो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। जिनको यदि एक मिनट जी आगे लिख लेना। इसका मापन या रक्तदाब का मापन स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र जिसमें पारा भरा हुआ होता है तथा ब्रेकियल धमनी द्वारा किया जाता है। नीचे लिखो, यदि औसत रक्तदाब का मान 120/80 से ज्यादा हो जाए शुरू में आपने लिखा था ना, यदि औसत रक्तदाब का मान, वहां औसत शब्द को काट दो, लिखना यदि रक्तदाब का मान 120/80 से ज्यादा हो जाए तो उसे उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन और यदि कम हो जाए तो उसे निम्न रक्तदाब या हाइपोटेंशन कहते हैं। नीचे लिखो, रक्तदाब का मापन सर्वप्रथम एस हेल्स ने घोड़े में किया था। रक्तदाब का मापन सर्वप्रथम एस हेल्स ने घोड़े में किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बाएं नीले की भित्ति
बाएं निले की भित्ति बॉल सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फेफड़ों से सर्वप्रथम शुद्ध रक्त, फेफड़ों से शुद्ध रक्त सर्वप्रथम बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आता है। अगला पॉइंट लिखो, हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं, हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं। देखो, एक तो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, एक होता है त्रिवलनी कपाट जिसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है एओर्टिक वॉल्व जिसको महाधमनी कपाट कहा जाता है, और एक होता है पल्मोनरी वॉल्व जिसको फुफ्फुसीय कपाट कहा जाता है। द्विवल्नी कपाट तो कहां होता है ये, बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य, बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य तो कौन सा कपाट पाया जाता है, द्विवल्नी। त्रिवल्नी कपाट कहां होता है, ये दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य त्रिवल्नी कपाट होता है। एओर्टिक वॉल्व कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है महाधमनी, जो एओर्टा बताई थी मैंने, महाधमनी के उद्गम स्थल पर होता है जहां से महाधमनी स्टार्ट होती है। और ये होती है पल्मोनरी वॉल्व, ये पाया जाता है फुफ्फुसीय धमनी के उद्गम स्थल पर। इस प्रकार ये 4 कपाट होते हैं। इसमें से जो तीसरा और चौथा है ना, इनको सेमी ल्यूनर बॉल भी कहा जाता है। इनको, इन तीसरे और चौथे को, इनको कहा जाता है सेमी ल्यूनर बॉल्व, या हिंदी में कहते हैं इनको अर्ध चंद्राकार कपाट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अर्ध चंद्राकार कपाट भी कहते हैं। फिर आता है हृदय की ध्वनियां, साउंड ऑफ हार्ट, साउंड ऑफ हार्ट। हृदय की ध्वनि की बात करें तो हृदय की मुख्यतया 2 ध्वनि होती हैं। कितनी होती हैं, 2 साउंड होती हैं। एक तो होती है लब, LU BB, और एक होती है DUBB, डब, या इसको कहते हैं डब। लब और डब कब उत्पन्न होती है, जब द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं। पहले इधर समझो फिर लिख लेना, इधर देखो इधर। जब द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, जब कपाट बंद होते हैं त्रिवल्नी कपाटों के बंद होने से, जब ये बंद होते हैं तो उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, लब। और जब ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी, तो दूसरी ध्वनि कौन सी उत्पन्न होती है, ढब। यानी ये कब उत्पन्न होती है, अर्ध चंद्राकार कपाटों के बंद होने से कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, डब होती है। और इन कपाटों में कोई क्षति हो जाती है कई बार, तो कपाटों में क्षति होने के कारण एक विशेष प्रकार की असामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न असामान्य जो ध्वनि होती है उसको कहा जाता है मरमर। क्या कहा जाता है, मरमर। कपाटों में क्षति के कारण
उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? मर्मर कहा जाता है। तो दो ध्वनि है मुख्यतः लब और डब। जब इनमें ध्वनि कोई कपाट क्षति हो जाती है तो फिर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे दरवाजे आपके खराब हो जाते हैं तो कैसे करते हैं? चरमर चरमर। तो ऐसे ये ध्वनि क्या कहते हैं? इसको मर्मर कहा जाता है। तो चार ये कपाट होते हैं और ये दो ये ध्वनियां होती हैं। अब नोट कर लो। तो चार कपाट हैं, द्विबलनी, त्रिबलनी, एओर्टिक, पल्मोनरी। दो ध्वनि है लब और डब। कोई भी धमनी है, जैसे कार्डियक धमनी होती है, धमनी में यदि कैल्शियम का जमाव हो जाता है, धमनी में यदि कैल्शियम का जमाव हो जाता है तो उसको कहा जाता है आर्टियो स्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं? आर्टियो स्क्लेरोसिस। और यदि धमनी में बसा फैट का जमाव हो जाता है तो उसको कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। फेफड़ों के लिए रक्त ले जाने वाली जो धमनी होती है उसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी, या कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी हमारे यकृत लीवर जो होता है, उस लीवर को रक्त ले जाने वाली जो धमनी का नाम है वो है यकृत धमनी, या हम कह सकते हैं हेपेटिक धमनी। मस्तिष्क को यानी ब्रेन को रक्त ले जाने वाली जो धमनी होती है उसको कहा जाता है सेरिब्रल आर्टरी। क्या कहा जाता है? सेरिब्रल आर्टरी कहते हैं। हार्ट की बात करें, हृदय को रक्त ले जाने वाली जो धमनी है उसको कहा जाता है कार्डियक आर्टरी या कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी कहा जाता है। वृक्क जो मेन मेन अंग है वो याद रखने हैं आपको। किडनी, किडनी के लिए जो रक्त ले जाने वाली जो आर्टरी है उसको कहा जाता है रीनल धमनी। क्या कहा जाता है? रीनल धमनी। तो मेन मेन ब्रेन हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, हार्ट हो गया और हमारी किडनी। तो ये 5-6 धमनियों के नाम। जैसे अपन एक्सरे वगैरह लेते हैं ना, सोनोग्राफी एक्सरे करते हैं, तो अंदर छायांकन ही तो आता है, फोटो एक तरीके से। एक तो होती है एंजियोग्राफी, एक होती है एंजियोप्लास्टी। बोलते हैं ना एंजियोग्राफी करवानी है, जैसे कई बार कोई हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, कुछ भी होता है, एंजियोग्राफी होती है। उससे तो पता लग जाता है भाई अंदर क्या मिस्टेक है। फिर मिस्टेक को सही करना है, धमनी में कोई मरम्मत करनी है उसकी, तो उसको कहेंगे एंजियोप्लास्टी। ये तो एक तरह की जांच है, ये एक तरीके से उसका उपचार है। एक होती है एंजियोलॉजी, उसमें अध्ययन किया जाता है लॉजी में। एंजियोग्राफी में इसका छायांकन, जैसे एक्सरा वगैरह लेते हैं ना, ऐसी छायांकन एंजियोग्राफी होती है, जिसमें अंदर का पता लग जाता है कहाँ क्लॉट है, नहीं है, क्या है, क्या बीमारी है। फिर एंजियो, हाँ, जैसे कोई बॉल वगैरह है, कोई क्लॉट बना हुआ है, तो फिर उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्या? एंडोस्कोपी? एंडोस्कोपी अलग होती है। एंडोस्कोपी तो शरीर के आंतरिक भागों की जांच है, एक ट्यूब टाइप की होती है। उससे क्या है, जैसे अंदर को पेट में छाले वगैरह हैं, तो ज्यादातर गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है ना, पेट की, लीवर की, उसके लिए एंडोस्कोपी होती है।
तो धमनी में कैल्शियम का जमाव होना क्या कहलाता है? आर्टियो स्क्लेरोसिस। बसा यदि जमा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। फेफड़ों के लिए रक्त धमनी ले जाती है उसको क्या कहा जाता है? फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। लीवर के लिए जो रक्त ले जाती है उसको हेपेटिक आर्टरी। मस्तिष्क के लिए जाने वाली सेरेब्रल आर्टरी। हार्ट के लिए कार्डियक या कोरोनरी धमनी। वृक्क किडनी के लिए रीनल आर्टरी। रक्त वाहिनियों का छायांकन एंजियोग्राफी और इनकी मरम्मत करना एंजियोप्लास्टी और इनका अध्ययन करना कहलाता है एंजियोलॉजी। ठीक है। तो ये आपका हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें ब्लड पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप वगैरह हो गया आपका, एंटीजन एंटीबॉडी धमनी शिराएं हार्ट कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डालो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है? शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो हमारे सोचने समझने के साथ साथ हमारे शरीर के अन्य तंत्रों के साथ नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जैसे ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसका जो निर्माण होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर के होता है। किस किस से मिलकर होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और साथ में इनसे निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। तो इसमें अपन मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने अभी परिभाषा दी थी, वही मस्तिष्क का काम, मस्तिष्क को शरीर का ट्रांसफार्मर कहते हैं। मस्तिष्क का काम क्या सोचना समझना ही नहीं है। सोचने समझने के अलावा जो अन्य जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे बुद्धि है, चतुराई है, याद करना, भूलना, सोचना समझना, बुद्धिमत्ता, आईक्यू पावर, स्मृति, इसके अलावा थकान, संतोष, भूख, प्यास, ठंडा, गर्म, प्रेम, घृणा, ठीक है, इसके अलावा ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, हृदय धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह है, खांसना, छींकना, जमाई लेना, देखना, सुनना, भूख लगना, इन सारी क्रियाओं केंद्र कहाँ है? ब्रेन में है। यानी एक तरीके से खुद पे तो कंट्रोल करता ही है, साथ में अन्य जैविक क्रियाओं पर भी कंट्रोल करता है। व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है तो कुछ भी याद नहीं रहता उसको, ना तो फिर उसको ऐसा लगता है भूख लग रही है, जबरदस्ती उसको नली से भोजन पहुंचाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि कोमा में जाने का मतलब है कि मस्तिष्क डैमेज, और मस्तिष्क में ही सारे एक तरह के ट्रांसफार्मर है। जिस प्रकार पूरी कॉलोनी के लाइट के तार एक ट्रांसफार्मर में जुड़े रहते हैं, ट्रांसफार्मर जो शॉर्ट हो जाता है, आग लग जाती है तो अपनी लाइट चली जाती है, ऐसे इसमें कोई शॉर्ट हो गया तो अपनी लाइट जाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि सारे सिस्टम हम सुनते कानों के द्वारा है, लेकिन एक तार हमारे मध्य मस्तिष्क को सेट कर रखा है कि यहां से आपका क्या है? कंट्रोलर है। हम देखते हैं आंखों के द्वारा है, लेकिन इसका एक तार मध्य मस्तिष्क में हमारे सेट कर रखा है। हम सोचते हैं यार कल कॉलेज जाना है नहीं जाना है, सोचते हैं हम मन से, मतलब मन से सोच रहे हैं, लेकिन ये भी क्या है? इसका भी दिमाग से कांटेक्ट है। यानी जितनी भी क्रियाएं हैं, हार्ट बीट, हृदय धड़कन, धड़क तो यहां से रहा है, लेकिन इसका तार कहां सेट है? ब्रेन में सेट है। यानी हर जगह से हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है? इसका कनेक्शन ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हर बॉडी के हर पार्ट का, हर क्रिया का। इसलिए इसको मस्तिष्क को शरीर का ट्रांसफार्मर या केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र, हम सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बच्चों में या जब शिशु भ्रूण बनता है तो भ्रूण में सबसे पहले किस तंत्र का निर्माण होता है? तो याद रखना, जब बच्चा बनता है तो सबसे पहले ब्रेन बनता है बच्चे का और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। यानी सबसे पहले कौन सा तंत्र बनता है? सब में से तंत्रिका तंत्र बनता है। इसका अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। और डॉक्टर को कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। ये तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सीएनएस कहते हैं। एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको पीएनएस कहते हैं। और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको एएनएस कहते हैं। फिर ये एएनएस भी दो प्रकार का होता है, एक तो अनुकंपी सिंपैथेटिक, और एक होता है परानुकंपी
पैरा सिंपैथेटिक, ये क्या होते हैं, किस किस से बने होते हैं, क्या इनके कार्य हैं, मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कौन सी क्रिया के केंद्र होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है, ये सारी चर्चा अपन कल करेंगे तंत्रिका तंत्र में। ठीक।